नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। लोगों की जान जा रही है, आप डिजिटल रैली कर रहे हैं, चुनाव की जल्दबाजी क्यों? तेजस्वी। जी हां दोस्तों, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि विकास के मामले में बिहार फिसड्डी है। बिहार में कोरोना की स्थिति काफी भयावह है, सरकार ने भगवान के भरोसे लोगों को छोड़ दिया है। तेजस्वी ने कहा कि सीएम ने जांच कराई और 2 घंटे में उनका रिपोर्ट आ गया, हम चाहते हैं सबकी जांच वैसे ही हो। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग को बर्बाद कर दिया है, भारत सरकार ने इसकी पुष्टि की है। यूनिसेफ और एनएचएम की रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टि करती है। चुनाव को लेकर तेजस्वी ने कहा कि क्या नीतीश कुमार लाभ करवाना चाहते हैं, किस बात की जल्दबाजी है? उन्हें क्या नीतीश कुमार को डर है कि राष्ट्रपति शासन में चुनाव हो जाएगा? नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि लोगों का इलाज नहीं हो रहा है और आप डिजिटल रैली कर रहे हैं। तेजस्वी ने आगे कहा कि इनसे कुछ नहीं होगा, हमें एक मौका दीजिए। अब तो कोरोना सीएम हाउस तक पहुंच चुका है। कोरोना ऐसी बीमारी है जिससे पूरा विश्व बीमार है। ऐसे समय में चुनाव की बात जरूरी नहीं है। हम लोग पहले ही कह चुके हैं, नीतीश कुमार को फिर चुनाव की इतनी जल्दबाजी क्यों है? उन्हें चुनाव के लिए ये सही समय नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमको भी चिंता है, मेरी माँ भी साथ रहती है, कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसके बेटे को कोरोना हो जाए, इसलिए सरकार को पूरा ध्यान इस पर लगाना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बैलेट पेपर से मतदान के नियमों में बदलाव पर आरजेडी को आपत्ति, आयोग को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, बैलेट पेपर से मतदान के नियमों में बदलाव, सत्ताधारी दल को होगा फायदा, आरजेडी। फैसला वापस ले चुनाव आयोग, आरजेडी। बिहार विधान चुनाव से पहले पोस्टल बैलेट के नियमों में बदलाव करने पर आरजेडी ने नाराजगी जताई है और चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इसे वापस लेने की मांग की है। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि इस फैसले को लेने से पहले आरजेडी की राय भी नहीं ली गई, जबकि आरजेडी इस वक्त बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। कोरोना संक्रमित लोगों को बैलेट पेपर से मतदान की अनुमति। बता दें कि चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए बैलेट पेपर से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किया है। इसके तहत कोरोना रोगियों या कोरोना से प्रभावित मतदाताओं को बैलेट पेपर से मतदान करने की अनुमति दी गई है। आरजेडी को चुनाव आयोग के फैसले पर आपत्ति। आरजेडी ने कहा है कि ऐसा फैसला लेने से पहले चुनाव आयोग ने पार्टी की राय नहीं जानी। सांसद मनोज झा ने कहा है कि इस फैसले से सत्ताधारी पार्टी को फायदा होने की आशंका है। पार्टी का मत है कि चूंकि सत्ताधारी दल के सरकार के हवाले ही पोस्टल बैलेट से जुड़ी सारी गतिविधियां होंगी, इसीलिए इसका सारा फायदा सत्तारूढ़ दल को होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 2500 रुपए दो और हो जाओ कोरोना नेगेटिव, फेक सर्टिफिकेट पर नर्सिंग होम सील। जी हां दोस्तों, मेरठ में कोरोना टेस्ट में धांधली, पैसे देकर नेगेटिव रिपोर्ट देने का दावा, प्रशासन ने अस्पताल को किया सील। कोरोना वायरस का संकट देश के लगभग हर हिस्से में फैल चुका है। इस मुसीबत के वक्त में भी धोखेबाजों की कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सिर्फ 2500 रुपए की कीमत पर एक अस्पताल नेगेटिव कोविड-19 रिपोर्ट देने के लिए तैयार है। दरअसल बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये मेरठ के एक नर्सिंग होम का है, जिसमें सिर्फ 2500 रुपए देकर कोई भी व्यक्ति नेगेटिव कोरोना टेस्ट रिपोर्ट ले सकता है। वीडियो के वायरल होने के बाद प्राइवेट अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। मेरठ के चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा अब अस्पताल के खिलाफ जांच की जा रही है, जबकि एक केस भी दर्ज कर दिया गया है। मेरठ के सीएमओ के मुताबिक अस्पताल के द्वारा नेगेटिव रिपोर्ट दी जा रही थी। इसकी मदद से लोग आसानी से किसी दूसरी बीमारी का इलाज या ऑपरेशन करवा सकते थे। वायरल वीडियो में कुछ लोगों का ग्रुप अस्पताल के स्टाफ से नेगेटिव कोविड रिपोर्ट देने की मांग करता है। इसमें कुछ लोग अस्पताल के कर्मचारी को 2000 रुपए दे रहे हैं और बाकी 500 रुपए रिपोर्ट मिलने पर देने की बात कह रहे हैं। इस मामले के बारे में मेरठ के डीएम अनिल डिंगरा ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात की। अनिल डिंगरा ने बताया कि मेरठ का एक वीडियो वायरल हुआ है, उस मामले में केस दर्ज किया गया है। साथ ही नर्सिंग होम का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। डीएम ने कहा कि नर्सिंग होम सील किया जा चुका है, अगर इस तरह की हरकत कहीं और की गई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि मेरठ उत्तर प्रदेश के उन शहरों में शामिल है जहां पर कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़े हैं। अब तक जिले में 1200 से अधिक केस सामने आ चुके हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को मेरठ मंडल पर फोकस करने को कहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में 33 का फेर, कांग्रेस ने लिखी राष्ट्रपति को चिट्ठी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट के गठन के बाद कांग्रेस ने एक ऐसा मुद्दा उठा दिया है जो बीजेपी के लिए मुश्किल बन सकता है। कांग्रेस नेता ने राकेश सिंह से कहा है कि 33 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, जबकि विधानसभा में 206 सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि यह संविधान के एकदम विरुद्ध है। राकेश सिंह ने कहा, मैंने राज्यपाल और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा है। इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी मंत्रिमंडल के गठन पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इतिहास में मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल ऐसा मंत्रिमंडल है जिसमें कुल 33 मंत्रियों में से 14 वर्तमान में विधायक ही नहीं है। यह संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ है, प्रदेश की जनता के साथ मजाक है। क्या कहता है नियम? नियम के मुताबिक किसी भी सरकार में मंत्रियों की संख्या सदन में मौजूदा सदस्यों की संख्या का 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 206 है, जिसका 15% 30.9 आता है, यानी इस हिसाब से 31 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं। सबको खुश करना थी मजबूरी। दरअसल इस बीजेपी आलाकमान के सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर आए नेताओं को भी खुश करने की मजबूरी थी। हालांकि इस चक्कर में शिवराज के चाहते नेताओं को भी ज्यादा कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई है। ज्योतिरादित्य खेमे से 10 लोगों को मंत्री बनाया गया है। उमा भारती ने जताई नाराजगी। वहीं इस समय राजनीति से दूर चल रही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी कैबिनेट गठन पर नाखुशी जाहिर की है। उन्होंने मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और विनय सहस्त्रबुद्धे को पत्र लिखा है। उमा भारती ने मंत्रिमंडल में जातीय संतुलन को लेकर भी सवाल उठाए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमरिंदर बोले, राहुल पर व्यक्तिगत हमला, गलवान की नाकामी छुपाने की रणनीति। जी हां दोस्तों, राहुल पर व्यक्तिगत हमले से बीजेपी की ध्यान हटाने की कोशिश। कैप्टन बोले, निजी अनुभव यही, समिति जमीनी फैसले नहीं लेती। लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद केंद्र और कांग्रेस के बीच जमकर जुबानी जंग चल रही है। राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस के नेता गलवान प्रकरण पर सरकार को घेर रहे हैं। अब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि गलवान में भारत सरकार की नाकामी छुपाने की कोशिश में राहुल गांधी पर हमले किए जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इसे एक दकियानूसी रणनीति करार देते हुए कहा कि गलवान घाटी मुद्दे पर अपने लगातार और प्रासंगिक सवालों का जवाब देने में विफल रहने के कारण बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार राहुल गांधी पर व्यक्तिगत हमले के जरिए लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि पूरा देश उन सवालों के जवाब चाहता है जो न सिर्फ हमारे सैनिकों से जुड़े हैं बल्कि हर भारतीय जो यह जानना चाहता है कि 15 जून को गलवान घाटी में क्या घटा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बाबा महाकाल के दर्शन के बाद बोले कमलनाथ, सौदे की सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की सियासत में बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही। हाल ही में लगातार वार पलटवार का दौर चल रहा है। वहीं 24 विधानसभा सीटों के उपचुनावों की तैयारी भी जोरों पर है। भले ही उपचुनावों की तारीखों का ऐलान अभी ना हुआ हो, लेकिन कांग्रेस की तरफ से चुनावी अभियान की शुरुआत हो चुकी है। कमलनाथ ने किए महाकाल के दर्शन। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उज्जैन स्थित बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे। दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि चुनाव शंखनाद तो चलता रहता है, मैं महाकाल से आशीर्वाद लेने आया हूं। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार सौदे से बनी है, सौदेबाजी का ही मंत्रिमंडल है और सौदेबाजी के बाद ही विभाग मिलेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि महाकाल का आशीर्वाद हम सबको मिले ताकि प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे। आपको याद दिला दें कि विधानसभा चुनाव 2018 में भी कमलनाथ ने बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद पार्टी का प्रचार अभियान शुरू किया था। बदनावर से होगा प्रचार का आगाज। अभी तक उपचुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने अभी से उपचुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। कमलनाथ महाकाल दर्शन के बाद चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। कांग्रेस का पहला चुनाव प्रचार धार की बदनावर सीट पर होगा। कमलनाथ धार के बदनावर में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर चुनाव के लिए रणनीति तैयार करेंगे। कमलनाथ पर शिवराज की चुटकी। वहीं वार पलटवार के दौर में शिवराज कैसे पीछे रहते। कमलनाथ और कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए शिवराज ने कहा कि कांग्रेस को जो करना है करे, लेकिन भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ जनता का आशीर्वाद भी जरूरी होता है। जो काम करेगा उसे आशीर्वाद मिलेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था पर खोला मोर्चा, कहा आर्थिक कुप्रबंधन लाखों परिवारों को बर्बाद कर देगा। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी भारत की खराब अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार सरकार पर आक्रामक रहे हैं। अब उन्होंने एक ट्वीट कर कहा है कि भारत का आर्थिक कुप्रबंधन एक त्रासदी है जो लाखों परिवारों को बर्बाद करने वाली है। इसे अब चुपचाप स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस ट्वीट के साथ
BJP's डिस्ट्रैक्ट एंड रूल का भी इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने 2020-21 भय भारतीय अर्थव्यवस्था के 4.5% सिकुड़ने की खबर को अपने ट्वीट में रीट्वीट किया है। इसी खबर में 10 में से 8 घरों ने खोई अपनी आय, ग्रामीण घरों को हुआ शहरी घरों से ज्यादा नुकसान और दशकों में पहली बार बदतर गरीबी की हो सकती है वापसी। बता दें कि इससे पहले भी राहुल गांधी ने पीएम मोदी के देश के हालिया देश के नाम संबोधन से पहले एक वीडियो जारी कर पीएम के सामने कई सारे सवाल और सुझाव भी रखे थे। इससे पहले राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर कहा था, पूरा देश जानता है सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा चोट गरीबों को, मजदूरों को, मध्यम वर्ग को और सैलरीड क्लास को पहुंचा। हमने सरकार को सुझाव दिया, न्याय योजना जैसी एक योजना लागू कीजिए, परमानेंट ना हो, 6 महीने के लिए चलाइए, हर गरीब के अकाउंट में 7,500 रुपए डालिए, इससे डिमांड क्रिएट होगी, अर्थव्यवस्था फिर से चालू हो जाएगी। सरकार ने मना कर दिया, एक बार नहीं 3-4 बार उन्होंने मना कर दिया। राहुल गांधी ने कहा था, सरकार ने इसका क्या कारण बताया? उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। मैं देश को याद दिलाना चाहता हूं कि सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए 15 सबसे अमीर क्रोनी कैपिटलिस्ट का टैक्स माफ किया और पिछले 3 महीनों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। 22 बार उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है। 3 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास है, तो नरेंद्र मोदी जी न्याय योजना जैसी योजना लागू कीजिए, 6 महीने के लिए चलाइए और हर गरीब परिवार को 7,500 रुपए महीने दीजिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन पर 2013 के ट्वीट से कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरा, कहा अपने सवाल का जवाब दें। जी हां दोस्तों, 2013 के एक ट्वीट पर कांग्रेस नेताओं ने मांगा जवाब। भारत चीन तनाव पर तत्कालीन सीएम मोदी का ट्वीट। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर और रणदीप सुरजेवाला ने 2013 के एक ट्वीट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। 2013 में भारत चीन तनाव से जुड़ा यह ट्वीट नरेंद्र मोदी ने तब किया था जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस ट्वीट को आगे बढ़ाते हुए दोनों कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री से जवाब मांगा है। साल 2013 के ट्वीट में नरेंद्र मोदी ने यूपीए 2 के दौरान तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार से पूछा था कि लद्दाख में भारतीय फौज अपने ही इलाके से क्यों पीछे हट रही है। ट्वीट में नरेंद्र मोदी ने लिखा, चीन अपनी सेना पीछे हटा रहा है, लेकिन मुझे ताज्जुब है कि भारतीय फौज अपनी ही जमीन पर पीछे क्यों हट रही है। हमें आखिर क्यों पीछे हटना चाहिए? बता दें, यह ट्वीट उस दौरान किया गया था जब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन की फौज आमने सामने थी। तनाव घटाने के लिए दोनों पक्षों में सहमति बनी और दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि लद्दाख के विवादित इलाके से फौज हटाई जाएगी। उस वक्त भारत ने कहा था कि चीनी सेना 15 अप्रैल 2013 को भारतीय क्षेत्र के 10 किलोमीटर हिस्से में घुस आई और लद्दाख की देपसांग घाटी में अपने टेंट खड़े कर दिए। ठीक ऐसा ही वाकया बीते दिन रविवार को सामने आया, जिसमें दोनों देश तनाव कम करने के लिए अपनी अपनी फौजें पीछे हटाने पर राजी हुए। लद्दाख की गलवान घाटी में नो मैंस लैंड बनाने का ऐलान हुआ ताकि किसी पक्ष की ओर से तनाव ना भड़के। मई के शुरुआती दिनों से ही दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थीं। 15 जून को दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए। चीन के भी कई फौजी हताहत हुए, लेकिन उसने कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। ओवैसी का हमला, कहा बफर जोन पर सहमत होकर पीएम ने चीन को सौंपी देश की जमीन। जी हां दोस्तों, एआईएम प्रमुख ने ट्वीट कर सरकार पर बोला हमला, देशवासियों से झूठ बोलने और गुमराह करने का लगाया आरोप। एआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लद्दाख में चीन से गतिरोध खत्म होने और चीनी सेना के पीछे जाने को लेकर सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री के अनुसार जब चीन घुसा ही नहीं तो पीछे हटने या डिसएंगेजमेंट के लिए सहमत क्यों है। ओवैसी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब उन्होंने सर्वदलीय बैठक में यह कहा कि ना कोई घुसा है ना ही घुसाया है, तो देश के नागरिकों से झूठ बोला और गुमराह किया गया। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि एलएसी पर भारतीय हिस्से में बफर जोन पर सहमत होकर प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की मिट्टी पर चीन के कब्जे को वैध कर दिया है। ओवैसी ने कहा कि बफर जोन की इस सहमति के कारण हमने पेट्रोल पॉइंट 14, 15 और 17A पर अपना नियंत्रण छोड़ दिया है। हम अपने ही क्षेत्र में गश्त नहीं कर पाएंगे। ओवैसी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि एलएसी से 6 किलोमीटर दूर स्थित श्योक भारत के लिए गश्त की सीमा होगा। यह गलवान घाटी का इलाका चीन को देने जैसा ही है, क्योंकि हम इस क्षेत्र में फिर कभी गश्त नहीं कर पाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आत्मनिर्भर बनो नारा देने वाली पार्टी कब तक एमएलए तोड़कर बनाएगी सरकार?
सिंघवी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का ट्वीट। आत्मनिर्भर भारत अभियान पर कसत तंज। कोरोना संकट काल में चरमरा चुकी अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस पार्टी की ओर से इसे भी एक खोखला वादा करार दिया गया है। मंगलवार को कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्विटर के जरिए इसी आत्मनिर्भर भारत अभियान पर तंज कसा। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर लिखा कि आत्मनिर्भर भारत का नारा देने वाली पार्टी खुद भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आखिर कब तक वो दूसरी पार्टियों के विधायक खरीदकर तोड़कर सरकार बनाती रहेगी। अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से लगातार सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, फिर चाहे वो कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामले हों या फिर चीन से जारी विवाद ही क्यों ना हो। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी कई बार भारतीय जनता पार्टी पर विधायकों की तोड़फोड़ करने का आरोप लगाती आई है, फिर का गिरना हो, फिर कांग्रेस विधायकों का भाजपा में शामिल होना हो या फिर हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायकों को लेकर डर का सामना हो। इससे पहले भी आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेती रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस स्कीम को एक मदद स्कीम की बजाय सिर्फ लोन देना बताया। राहुल गांधी और कांग्रेस की ओर से मांग की गई है कि सरकार को गरीब लोगों को 7,500 रुपए हर महीने देने चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार को छोटे कारोबारियों को आर्थिक मदद देनी चाहिए, ना कि उन्हें कर्ज लेने को कहना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यशवंत सिन्हा ने पटना से शुरू किया बदलो बिहार अभियान, कहा राज्य सरकार को सत्ता से हटाना मुख्य उद्देश्य। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा मंगलवार को पटना के शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर अपना बदलो बिहार अभियान का आगाज किया। इसके बाद उनका पहला पड़ाव जहानाबाद होगा। इसके बाद बोधगया, सासाराम, भभुआ, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों का दौरा कर पटना वापस लौटेंगे। उन्होंने कहा कि वे बिहार के सभी जिलों में जनसंवाद रैली के माध्यम से लोगों से जुड़ेंगे। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने बताया कि तीसरा मोर्चा चुनाव लड़ेगा। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार को हटाना है। रविवार को दिल्ली से पटना पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला। कहा कि राज्य की बदतर स्थिति के लिए राजग सरकार जिम्मेवार है। लगभग 15 सालों तक सत्ता में रहने के बावजूद विकास नहीं हो पाया। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बिहार के कुछ नेताओं के साथ मिलकर तीसरे मोर्चे के गठन का ऐलान किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बिहार में एक नए राजनीतिक विकल्प की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि उनका फ्रंट बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। उन्होंने खुद भी चुनाव लड़ने के संकेत दिए। यशवंत सिन्हा ने कहा था कि उनका फ्रंट मजबूती से चुनाव लड़ेगा। यह भविष्य बताएगा कि वे तीसरे फ्रंट हैं या पहले फ्रंट हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार अपने 15 साल के कार्यकाल के आधार पर विफल है। इसी कारण नए मोर्चे के गठन की आवश्यकता पड़ी। अभी कई नेता उनके संपर्क में हैं और ये सारे लोग इस मोर्चे में शामिल होंगे। आरोप लगाया कि बिहार की बदहाली के लिए राज्य सरकार दोषी है। कहा कि बिहार वर्चुअल रैली या वर्चुअल चुनाव अभियान संभव नहीं है। परंपरागत ढंग से ही चुनाव अभियान चलाया जाना चाहिए। चुनाव आयोग को सारे मामले पर विचार करना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, पप्पू यादव ने की बिहार विधानसभा चुनाव रद्द करने की मांग। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में चुनाव पर सियासी संग्राम छिड़ा है। जन अधिकार पार्टी से अध्यक्ष पप्पू यादव ने विधानसभा चुनाव रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वो कोर्ट भी जा सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शक्ति सिंह गोहिल बोले, न एलजेपी ने कांग्रेस से संपर्क साधा है, न कांग्रेस ने कोई बात की है। बिहार में महागठबंधन कायम रहेगा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच गठबंधन की अटकलों को कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि न लोक जनशक्ति पार्टी ने कांग्रेस से संपर्क साधा है और न ही कांग्रेस ने एलजेपी से कोई बात की है। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। एक अंग्रेजी अखबार से बात करते हुए शक्ति सिंह गोहिल ने एलजेपी से तालमेल की चर्चाओं को खारिज कर दिया। वैसे गोहिल ने कहा कि एनडीए में टूट होना कोई हैरत की बात नहीं है। ये इतिहास रहा है कि जब बीजेपी को अपने सहयोगी पार्टी की जरूरत होती है तो वो पैर पकड़ लेती है, लेकिन जब काम निकल जाता है तो दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंकती है। शिवसेना से लेकर कश्मीर के पीडीपी जैसी पार्टियां इसका उदाहरण है।
शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि बिहार में उनका महागठबंधन कायम है और ये अटूट रहेगा। महागठबंधन की पार्टियां कांग्रेस, आरजेडी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, वीआईपी पार्टी और हम के बीच तालमेल बना रहेगा और ये पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। शक्ति सिंह गोहिल की ये सफाई उस वक्त आई है जब एलजेपी और जेडीयू में घमासान की चर्चा आम है। खबर ये आई थी कि कांग्रेस के सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने दावा किया है कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने उनसे 4 बार बातचीत की है, लेकिन शक्ति सिंह गोहिल ने किसी तरह की बातचीत होने से इनकार कर दिया है। उधर महागठबंधन की पार्टियों को लेकर भी कांग्रेस का बयान अहम है। कांग्रेस बार बार कह रही है कि महागठबंधन की पार्टियां एक साथ रहेंगी, लेकिन महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, आरएलएसपी, हम और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं है। महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग कर रहे जीतन राम मांझी हर रोज फैसला लेने की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन आरजेडी कोई नोटिस नहीं ले रही है। क्या पटना आ रहे गोहिल करेंगे पहल? इस बीच शक्ति सिंह गोहिल मंगलवार को पटना आ रहे हैं। वे कांग्रेस की चुनावी तैयारियों का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। महागठबंधन की दूसरी पार्टियों के नेता भी उनसे मिलेंगे। ऐसे में चर्चा ये हो रही है कि गोहिल महागठबंधन में कायम गतिरोध को खत्म करने की पहल कर सकते हैं। देखना होगा अपने स्टैंड पर अड़े तेजस्वी यादव उनका कितना नोटिस लेते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।